वेलकम बच्चों। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि एमसीक्यू क्वेश्चन आप तभी अच्छे से लगा पाएंगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तुक्का मारना अलग बात, तुक्का मारने से हो सकता है आपके एक दो क्वेश्चन सही हो भी जाएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए तो बच्चों आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। तो इसके लिए आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने वीडियोस हमने बनाए हैं सभी को आप डीप स्टडी करिए। हमने उन वीडियोस में पूरा थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया है। करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और सेल्स वगैरह हमने सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। अगर आप हमारे सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम हाई एंड स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद तो आप ये सब क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे सारे वीडियोस देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो आप कंफर्म देखेंगे, तब आप ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स करंट गेट्स स्टडी वैल्यू, देन इट्स इनिशियल करंट विल बी। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जब आप किसी कंडक्टर में, देखिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में जब हम हीट देते हैं, इसे हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। पहले आप ये समझिए कि जब हम किसी कंडक्टर को हीट देते हैं या फिर इसे हम गर्म करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब देखिए दूसरी बात, ये कोई पहली बात। दूसरी बात, जब इस किसी कंडक्टर में हम करंट को फ्लो कराते हैं, यानी यहां वोल्टेज लगाते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है, तो क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब करंट फ्लो होती है तो वायर हीट होता है, और हीटर का नाम ही हीट होना, मतलब हीटर का वायर तो कंफर्म हीट होगा और ज़्यादा हीट होगा। तो जैसे ही आप करंट फ्लो करते हो, आपका जो ये वायर है हीटर का, वो गर्म होना शुरू हो जाता है, और जब गर्म होना शुरू हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो करंट ज़्यादा होगा और बाद में धीरे धीरे करंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि भाई रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपने वोल्टेज लगाया है। तो जब आप वोल्टेज लगाएंगे, सप्लाई देंगे इसको, हीटर को, तो हीटर का वायर गर्म होगा ताकि उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और करंट कम होना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा होगा और बाद में करंट कम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? स्लाइटली हायर दैन स्टडी वैल्यू, मतलब कि बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन को हम या करंट घोषित कर देते हैं कि स्टार्टिंग में जो करंट होगा वो स्लाइटली ज़्यादा होगा। तो समझ आया बच्चों? चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं और एकदम कॉन्सेप्ट आपका एकदम आज हम क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर than 2 resistance, the current through each resistance is same, voltage same, वगैरह वगैरह दिया हुआ है। देखिए, जब आप दो रजिस्टर को कनेक्ट करते हो सीरीज में तो बताओ क्या सेम होता है। देखो,
आप इसे मान लो कि एक पाइप है। अगर ये पाइप है और आप यहां से पानी फ्लो कर रहे हो, देखो यहां से पानी लेके जा रहे हो उसको, ये पानी यहां जा रहा है ऐसे करके, ये सप्लाई है, ये प्लस माइनस है, ये सप्लाई है। अब जब पानी यहां से जाएगा तो उसे एक ही रास्ता मिल रहा है, इसी रास्ता को फॉलो करते हुए निकल जाएगा। मतलब जो करंट यहां से निकल रही है वो करंट एक ही रास्ता को फॉलो करती हुई निकल जाएगी। तो दोनों में करंट क्या होगा? सेम होगा, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो कह रहा है कि द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस सेम। बिना सोचे समझे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन मान लेंगे, क्योंकि करंट दोनों में सेम होगा। हमने क्लास 10th भी पढ़ा था। और यहां भी समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनके अंदर सेम करंट फ्लो होता है। वहीं पे अगर ये पैरेलल जुड़े होते तो क्या होता? वोल्टेज सेम होता, करंट डिफर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। इन करंट कैरिंग कंडक्टर द नेट चार्ज कितना होता है? देखो, इन करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 99% स्टूडेंट इसे गलत लगाएंगे क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता बच्चों तो आंसर गलत लग जाते हैं। देखिए, तुक्का काम नहीं आता। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, देखो इसमें कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो नेट चार्ज कितना होगा? भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, कहीं निकल थोड़ा ना रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हो रहा है। तो जो नेट चार्ज होगा अभी भी कितना होगा? 0। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नेट चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर में होता है 0। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, आंसर हो जाएगा हमारा 0। फिर से, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है वो नेट चार्ज 0 होता है। समझ आ गया होगा? तो अब बच्चों अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू एग्जाम में आता है तो आप गलत नहीं लगाएंगे, एकदम सही लगाएंगे, आंसर होगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। In a Wheatstone bridge, the battery and galvanometer are interchanged, then the deflection in galvanometer will. It's very important. देखिए, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज, देखिए इसका नाम बड़ा अजीब है। इसका नाम बहुत ही अजीब है। अजीब क्यों है? क्योंकि इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब, व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर और ब्रिज माने पुल। गेहूं के पत्थर का पुल। अमेजिंग लाइक दैट। ये अजीब है ना, नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज और ऐसा कुछ है नहीं, ना तो व्हीट है ना स्टोन है। हाँ, ब्रिज है, यहाँ पे है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आप जानते होंगे 4 यहाँ पर रजिस्टर लगे होते हैं और बीच में यहाँ लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर लगा होता है और बैलेंस कंडीशन में इसमें करंट फ्लो नहीं होती। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि अगर आप गैल्वेनोमीटर में जो भी डिफ्लेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे, अगर इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो डिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला, नो चेंज। मतलब आप इन दोनों के रिलेटिव पोजीशन को आपस में चेंज करने पर आपको गैल्वेनोमीटर में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। इट इज़ अ अमेजिंग ब्रिज, इसलिए इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ आया आपको? तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी के पोजीशन को चेंज कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर में के डिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर विल सेम, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आने वाला। सो आंसर होगा नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो याद कर लीजिए, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करने पर गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द एन सेल विल ऑब्टेन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या ज्यादा होता है? मोर वोल्टेज, मोर करंट, लेस वोल्टेज या लेस करंट? आंसर होता है मोर करंट। तो इसको आप याद रखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट ज्यादा फ्लो होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अ मेटल कंडक्टर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज इज हीटेड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स वगैरह वगैरह। देखिए यहां पर मीटर ब्रिज आप जानते होंगे, मीटर ब्रिज में एक होता है यहां पर गैप होता है जहां पे हम लोग एक लगाते हैं इस तरह से, और एक यहां पे होता है गैप जहां पे हम लगाते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस, और यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, और हमने इसको मान लिया ये पी हो गया, सॉरी ये आर हो गया, और इसको मान लिया मैंने एस हो गया। तो आर होता है नोन और एस होता है अननोन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर एक मिडल कंडक्टर यहां पर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं लेफ्ट वाले गैप में और इसे हम लोग हीट करते हैं, तो बैलेंसिंग पॉइंट क्या होने वाला है। तो बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो अगर मान लेते हैं कि बैलेंसिंग पॉइंट हमारा कुछ यहां पर था, सपोज कर लेते हैं बैलेंसिंग पॉइंट यहां पे था और ये गैल्वेनोमीटर हमारा है और यहां बैलेंसिंग पॉइंट है इस जगह पे। ठीक है, हम नाम दिया इसका ए ओ और ओ बी। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते थे, याद है आपको, इसे कहते थे P और इसे कहते थे Q। ठीक है, सो ये होता था हमारा P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता था। दैट मीन्स इन बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग कंडीशन जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता था तो हम कहते थे P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। अब ये कह रहा है कि अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में या राइट में। अब देखो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि जब हम वायर को हीट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सिंपल बात है, मतलब ये रेजिस्टेंस बढ़ गया और ये अभी भी सेम है, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब आप समझो कि आपने बोला P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। आप कह रहे हो कि इसको मुझे बढ़ा देना है। सिंपली इसको गर्म करने का मतलब ये हुआ कि आप इसको बढ़ा रहे हो, और इसको बढ़ा रहे हो तो बैलेंस करने के लिए इसको भी बढ़ना पड़ेगा। सीधी बात है, P भी बढ़ेगा। भाई P बढ़ेगा तभी बैलेंस होगा। इधर की क्वांटिटी में R बढ़ गया और हम चाहते हैं बैलेंस हो तो P भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो P बढ़ने का मतलब कि अब ये पॉइंट कुछ इधर आ जाएगा। ये जो पॉइंट है बैलेंसिंग पॉइंट वो यहां ना आकर अब कहां आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी, ताकि हमारा P क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट हमारा था डिफ्लेक्शन पॉइंट वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नल पॉइंट, सॉरी, जो नल पॉइंट था वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ताकि हमें ज़्यादा लेंथ मिल जाए, और जब लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए क्योंकि ये ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज पे जो हमने वीडियो बनाए हैं उसको नहीं देखा है, और जब तक आप उसको नहीं देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो खैर अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो आप कैच कर लिए होंगे अब तक कि आर बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, अगर आर बढ़ेगा, आर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं इसको, हीट करने से आर बढ़ जाएगा। आर बढ़ गया तो पी बढ़ना होगा बिकॉज इस फॉर्मूला, और पी बढ़ने का मतलब लेंथ बढ़ना होगा इसको, यानी OA को बढ़ना होगा तभी P बढ़ेगा। सो OA बढ़ने के लिए क्या करना होगा, इस नल पॉइंट को हमें राइट में शिफ्ट करना होगा। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इन इक्वेशन AB इज इक्वल टू C, A इज द करंट डेंसिटी एंड सी द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन बी इज, बी क्या होगा। देखिए ये कह रहा है कि मेरे पास ए बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है, और ए हमारे पास है करंट डेंसिटी, यानी हम इसको कह सकते हैं जे है ये, और सी की जगह पे हम कह रहे हैं यहां पर ई है। तो बताइए कि बी क्या होगा। तो ओम्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया होगा, पढ़ाया था मतलब ओम्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ होता है जे इज इक्वल टू, सॉरी ई इज इक्वल टू रो जे, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो अब इसे कंपेयर कर लीजिए, आपको ई पता है, ई दिया इधर, जे दिया इधर, तो यहाँ क्या होना चाहिए, सिंपल बात, यहाँ पे रो होना चाहिए, मतलब रेजिस्टिविटी होना चाहिए, बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ होता है ई इज इक्वल टू रो जे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेजिस्टिविटी,
और आंसर हो गया हमारा ए ऑप्शन रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों होता है भाई? देखो फॉर्मूला होता है वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम। ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस वजह से होता है आप ये बताओ। आप जानते हो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करते रहते हैं, ऑलवेज एट रैंडम मोशन करते रहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, एक जिग जैग मोशन करते रहते हैं हमेशा, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ या ना लगाओ। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी के साथ साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एक्वायर करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं। तो ये बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया क्यों आया? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया होता तो क्या इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते? नहीं होते। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए थे। हमने आपको बताया था एग्जाम्पल बारात को लेके कि बारात कैसे ड्रिफ्ट होती है, याद है? अगर याद नहीं है तो पुराने वीडियो देखिए, वहाँ पे एकदम वहाँ पे हमने क्लियर क्रिस्टल बताया आपको कि ड्रिफ्ट क्यों होता है इलेक्ट्रॉन और कैसे होता है। बारात का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, आप ज़रूर इसको देखिए, आपका कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सो रीजन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा रीजन है भाई? रीजन फॉर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द करंट डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब इन मेटेलिक कंडक्टर ऑफ द ऑर्डर। ये कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो आपको याद कर लीजिए कि 1 मीटर क्यूब में लगभग 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको आपको याद कर लेना है भाई। 1 मीटर क्यूब में यू डू नो दैट 1 मीटर क्यूब कितना होता है? ये 1 मीटर की लेंथ हो गई। ठीक है, उतना है ब्रेथ, उतना ही हाइट। तो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट का एक डब्बा ले लीजिए। उस डब्बे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कैन यू अमेजिंग दैट? 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो आंसर हमारा सही कौन सा है? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गए हम लोग। अ मेटल वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर इंक्रीजेज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट। कह रहा है कि जब आप किसी भी वायर को गर्म करते हो, मेटल वायर इज सब्जेक्टेड टू द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल वायर इंक्रीजेज। जब आप किसी मेटल वायर को गर्म करते हो तो बताइए क्या फर्क पड़ता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और क्या फर्क पड़ता है थर्मल वेलोसिटी में। बस सिंपल सा क्वेश्चन, इतना बड़ा सा दिया हुआ है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप इस वायर को, एक कंडक्टर वायर है, कंडक्शन मतलब मेटल वायर है, इसको गर्म करते हो, ठीक है, तो ये बताइए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर होता है और थर्मल वेलोसिटी पे क्या असर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं जो आपको तरीका बताऊंगा, आप यकीन मानिए आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे और आपको याद रहेगा। देखिए, अब मान लेता हूं मैं कि ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। और मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिग जैग मोशन करते रहते हैं, थर्मल वेलोसिटी की वजह से ये जिग जैग मोशन करते रहते हैं, ठीक है, ये बताया मैंने। अच्छा, अभी मैंने आपको ये बताया एक चीज़ कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टाउ के, है ना, टाउ के। अभी फॉर्मूला था वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम। टाउ क्या है? टाउ है यहां पर रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। सो रिलैक्सेशन टाइम के वीडी होता है प्रोपोर्शनल, ठीक है, वीडी होता है रिलैक्सेशन टाइम के प्रोपोर्शनल। अच्छा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। भाई समझिए आप कि अब आप ऐसे सोचिए कि आप रिलैक्स हैं, आप रिलैक्स हैं और अगर कोई आपको हीट देता है
तो आपका रिलेक्सेशन टाइम क्या होगा, बढ़ेगा घट जाएगा? ऐसे सोचिए, फील करिए कि आप रिलैक्स हो रहे हैं, आपको मान लीजिए 1 घंटे सोने हैं, आपने रिलैक्स होकर 1 घंटे सोने का प्लान बनाया। अब आपको किसी ने हीट किया, प्रेशर दिया, कोई कुछ बोल दिया, कुछ डांट दिया, तो क्या आप 1 घंटे सो पाएंगे, या 2 घंटे सोएंगे, या 5 मिनट सोएंगे? भाई आपका जो रिलेक्सेशन टाइम है वो तो घट जाएगा, क्योंकि हीट आपको दिया गया है। तो हीट देने पर रिलेक्सेशन टाइम घट जाता है। इसको याद रखिए पहले कि जब हम हीट देंगे किसी कंडक्टर को तो इलेक्ट्रॉन्स की जो रिलेक्सेशन टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम, वो घट जाता है। और जो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है तो वीडी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम जब घट जाएगा तो वीडी भी घट जाएगा। ये जैसे ही घटा ये भी घट जाएगा। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए भाई, कहाँ कहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है? ये डी ऑप्शन हो रहा है और बी ऑप्शन हो रहा है। मतलब ए और सी तो नहीं है। अब बात करें थर्मल वेलोसिटी। नाम ही है थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी मतलब गर्मी की वजह से ही उसके अंदर वेलोसिटी है, गर्मी की वजह से ही उसके अंदर वेलोसिटी है। तो आप उसे और गर्म करोगे तो वेलोसिटी और बढ़ेगी। सो कंडक्टर को जब आप गर्म करते हो तो थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाती है। सो देखिए यहां पर क्या है, हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज और थर्मल वेलोसिटी इंक्रीजेज। थर्मल वेलोसिटी इंक्रीजेज तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या होना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड थर्मल वेलोसिटी इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू टाउ, ठीक है। तो टाउ अगर घटेगा तो वीडी भी घट जाएगा। और टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, आप बढ़ाते हैं टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे टाउ डेफिनेटली घट जाएगा, वीडी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हाँ वीडी भी घट जाएगा। ये देखिए तो टेम्परेचर बढ़ाया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो गया। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगा। थर्मल वेलोसिटी क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, तो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा क्योंकि आपने हीट किया है। तो ऑप्शन का आंसर कौन सा होगा, बी आंसर इज करेक्ट आंसर, कि आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ना क्वेश्चन नंबर बात करते 11 की। अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड अनदर जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर और टू 80 केल्विन द रेजिस्टेंस ऑफ। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे। कॉन्सेप्ट कहता है अगर एक कंडक्टर हमारे पास है, कंडक्टर, और हमारे पास है सेमी कंडक्टर, इट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। अब इन दोनों की बातों को ध्यान दीजिए। जस्ट अपोजिट मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। भाई सीधी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वहीं पर सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस घट जाता है। भाई मैंने कहा जस्ट अपोजिट। अब ध्यान दो, जब आप कंडक्टर को गर्म करते हो तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वहीं पे सेमी कंडक्टर रेजिस्टेंस घट जाता है। वैसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जर्मेनियम जो हमारे पास है वो क्या है, सेमी कंडक्टर। तो ये है सेमी कंडक्टर, इस कॉल्ड सेमी कंडक्टर। हमने कहा जर्मेनियम हो गया, और यहाँ क्या है, यहाँ कॉपर है। अब बताओ, अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को घटा दिया। जैसे ही टेम्परेचर घटाएंगे, कूल करेंगे, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, कॉपर स्ट्रिप इंक्रीजेस, नहीं, कॉपर स्ट्रिप डिक्रीजेस एंड दैट जर्मेनियम इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या बोला गया है, अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड अनदर जर्मेनियम कूल्ड फ्रॉम टेम्परेचर टू 80 केल्विन। जब आप कूल करते हो तो क्या होता है, कूल करने से कॉपर यानी मेटल का रेजिस्टेंस घट जाता है, वही सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, कॉपर स्ट्रिप डिक्रीजेज एंड जर्मेनियम इंक्रीजेज। बिल्कुल सही बात है, दिस इज द डी ऑप्शन। फिर से समझ लीजिए, जब हम किसी भी कंडक्टर को गर्म करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जर्मेनियम यानी कि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। ठीक उल्टा कर लीजिए,
जब टेम्परेचर आप घटाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस घट जाएगा और सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। टू और मोर रेजिस्टेंस सेट टू बी इन ए इफ वन एंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंस ज्वाइन टुगेदर एंड सिमिलरली द अदर एंड्स ज्वाइन टुगेदर, हियर ए रिफर्स। ये क्या है? सीरीज है या पैरेलल? जब आप सारे रजिस्टर के एक इंड को एक साथ एक ही जगह ज्वाइन करते हो और दूसरे इंड को आप एक जगह ज्वाइन करते हो, बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? बताओ। सारे रजिस्टर्स के एक इंड को आप एक जगह और दूसरे इंड को आप एक जगह करते हो, ठीक, कनेक्ट करते हो, तो बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? आंसर क्या आएगा? पैरेलल। छोटा बच्चा भी बता देगा और आप तो बहुत सयाने हो, तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर इफ लेंथ एंड रेडियस एंड बोथ डबल, तो बताइए क्या होने वाला है? देखिए, रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम लेंथ को डबल करेंगे और रेडियस को भी डबल करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, ये बड़ा फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है? हमने कहा ये आर डैश हो गया और हमने क्या किया? लेंथ को डबल कर दिया और रेडियस को मैंने क्या किया है? भी डबल कर दिया। तो देखो ये मतलब हो गया रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ देखो, हमने कहा पाई और आर को मैंने 2r कर दिया है। ठीक है, 2r हो गया, तो हो गया 2r स्क्वायर। अब क्या बन गया? देखो ये बन गया रो 2l अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा रो एल बाई 2 पाई आर स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है? ये आर की वैल्यू, जो भी आर निकाला था हम लोगों ने, तो हो गया आर बाई 2। रेजिस्टेंस आधा हो गया। फिर समझ लीजिए, आर था रो एल बाई ए। ठीक है, लेंथ को और एरिया को लिखा मैंने पाई आर स्क्वायर। अब क्या किया? लेंथ को डबल कर दिया, 2l कर दिया, और आर को मैंने 2r कर दिया। अब यहाँ कितना आ गया? 2l अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। 2 यहाँ से कट गया और आ गया रो एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर था रेजिस्टेंस, जो पहला रेजिस्टेंस हमारा था पहले वाला। तो अब जो रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है आर डैश, वो क्या आ रहा है? पहले वाले से हाफ आ गया। देखो किस ऑप्शन में रेजिस्टेंस आधा हो जाता है? किस ऑप्शन में? किस ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन है इसमें डबल हो रहा है? ये तो नहीं होगा। रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड भाई, रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड, सही है। लेकिन यहां भी हाफ लिखा गया है, लेकिन एक चीज क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज। भाई देखो, लेंथ को बढ़ाने और घटाने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। इस बात को क्लास 10th में ही पढ़ाया गया था कि किसी भी वायर का लेंथ या एरिया अगर आप चेंज करते हो, उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, ना कि रेजिस्टिविटी। अब जैसे देखो, आपका सफ़र थोड़ा लंबा हो जाए, सपोज करिए कि आपका सफ़र थोड़ा लंबा हो जाए, एग्ज़ाम थोड़ा लंबा हो जाए, या जो आप चाहते हो वो थोड़ा देर में मिले, तो क्या आप चेंज हो जाओगे? क्या नहीं, आप तो वही रहोगे। सपोज करो आपका नाम है सूरज कुमार, तो आप सूरज ही रहोगे ना। ऐसा नहीं आप कुछ और हो जाओगे, चांद मामा हो जाओगे। अगर आपका नाम सूरज है तो आप सूरज ही रहेंगे, चाहे आपका सफ़र लंबा हो या छोटा। तो लेंथ चाहे बड़ा हो या छोटा, एरिया चाहे डबल हो या हाफ, रेजिस्टिविटी सेम रहती है। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? आंसर नंबर सी होगा। रेजिस्टेंस विल बी हाफ, रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइक्रोम और मैग्नीन इज वाइडली यूज इन वायर बाउंडेड स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बिकॉज ऑफ देयर। नाइक्रोम और मैग्नीन की वायर हम लोग क्यों यूज करते हैं? आपने देखा हो हीटर में हम लोग नाइक्रोम की वायर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं नाइक्रोम और मैग्नीन की वायर? बिकॉज देखिए, ये एलॉय होते हैं, नाइक्रोम और जो मैग्नीन होते हैं ये एलॉय होते हैं, और इनका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये टेम्परेचर पे कम से कम डिपेंड करते हैं। अब कंडक्टर होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, और ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा हीटर में और किसी और तार में?
सो हम नाइक्रोम और मैग्नेट की तार इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो वेरी वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी, यानी कि वो टेम्परेचर पे कम से कम डिपेंड करते हैं। सो वेरी वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी, दिस ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ गए हम लोग। क्या कहता है, विथ रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी। अब बताइए, आप खुद समझदार हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे आप, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बताइए क्या बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस। सिंपल बात है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सिंपल बात है। सो कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो क्या है आंसर भैया, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। किसका बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं मैं कंडक्टर का, और सेमीकंडक्टर में जस्ट पलट जाएगा। तो कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और सेमीकंडक्टर में घट जाएगी। तो किस में दिया भाई, मेटल में बढ़ाना है तो मेटल में बढ़ जाएगा, सही बात है। और नहीं, मेटल में घट जाएगा ना, मेटल में घट जाएगा। सो मेटल में घटना है और सेमीकंडक्टर में बढ़ जाना है। मैं तो एक बार रिपीट करता हूँ सही से, मेटल में कंडक्टिविटी घट जाएगी और सेमीकंडक्टर में घट जाएगी। फिर समझ लीजिए आप, टेम्परेचर को जैसे ही मैंने बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, घट गई। कंडक्टिविटी घट गई किसकी, कंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर से उल्टा लिख रहा हूं मैं। सो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टर की घट जाएगी और सेमीकंडक्टर की बढ़ जाएगी। चलो किसमें दिया देखो, सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज एंड मेटल डिक्रीजेज। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखिए बी सही है। जब आप किसी भी मेटल को गर्म करेंगे, कंडक्टर को गर्म करेंगे, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम हो जाती है और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो आंसर इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन लगा चुके हैं हम लोग। थके तो नहीं होंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप जानते हैं कि एमसीक्यू जो आने वाला है वो 90 मिनट का एमसीक्यू होगा और 90 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। सो अभी तो 15 ही क्वेश्चन हुए हैं, जर्नी आगे बढ़ाते हैं। देखिए कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आपने ये पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो सीधी बात है, इसमें बोला जा रहा है कि द कोलिजन ऑफ कंडक्टर, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो मैं समझाता हूँ आपको पहले, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उसके अंदर ड्रिफ्ट होते हैं, दौड़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले जो लैटिस होते हैं, लैटिस मतलब कि एक स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन का, उससे वो टकराते हैं, कोलिजन होता है। और ये कोलिजन जो होता है ये बढ़ जाता है। पहले जो कोलिजन होता था कम कोलिजन होता था, अब वो कोलिजन बढ़ जाता है, उसका समय घट जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन टाइम घट जाता है, कम समय में ज़्यादा टक्कर। जो 1 मिनट में, सपोज करो 1 मिनट में 100 बार टकरा रहे थे, अब वो 1 मिनट में 200 बार टकराएंगी, क्योंकि उनका रिएक्शन टाइम घट गया है। रिएक्शन टाइम घटने का मतलब होता है कि 100 बार टकराने की जगह पे वो 200 बार टकराएंगी 1 ही मिनट में। समझ आ गया। तो अब आप सोच लो कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो होगा कि द कोलिजन ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन का लैटिस के आयंस के साथ टक्कर बढ़ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वर्क ऑन। जो एप्लीकेशन है, जैसे हीटर हो गया, गीज़र हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ये बताइए कि ये डीसी करंट पे अपने वेल्ड है या एसी करंट पे, ये सारे करंट पे। अब इसका आंसर देखिए, क्या बताइए डीसी करंट से, यानी कि डायरेक्ट करंट से चलने वाले डिवाइस से गर्म नहीं होते क्या, होते हैं। एसी वाले भी गर्म होते हैं, डीसी वाले भी गर्म होते हैं। तो डिवाइस चाहे जो भी हो, जब करंट फ्लो होता है तो वो गर्म होगा। हीटिंग ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एसी और डीसी दोनों में वैलिड है। तो आंसर नंबर सी सही है, क्योंकि ये एसी और डीसी दोनों पे वैलिड है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल किसे कहते हैं? ईएमएफ किसे कहते हैं? ईएमएफ मैक्सिमम वोल्टेज। देखिए ईएमएफ के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें डिटेल्स में समझाया है, इवन फील कराया है कि ईएमएफ किसे कहते हैं, और मैंने अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया था ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली जो ईएमएफ होता है वो होता है मैक्सिमम वोल्टेज। किसका मैक्सिमम वोल्टेज? करंट, अरे सॉरी बैटरी का। और कब भाई आपका मैक्सिमम वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम? जब आप कोई काम नहीं कर रहे होंगे। जब आप काम करोगे तो आपकी शक्ति डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हम चाहते हैं आपकी शक्ति कितनी है भाई, तभी समझेंगे ना। जब कोई आप काम नहीं करोगे, जब आप काम करना शुरू कर दोगे तो आपकी शक्ति डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि बैटरी का ईएमएफ निकालना, मतलब बैटरी का मैक्सिमम वोल्टेज निकालना। तो तभी निकाल सकते हैं जब बैटरी का कहीं करंट ना जा रहा हो, यानी सर्किट ओपन हो, बैटरी से कहीं करंट नहीं जा रही हो। उस समय जो उनके टर्मिनल का वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम होगा, जिसे हम लोग कहेंगे ईएमएफ। फिर समझ लीजिए, बैटरी के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा? जब इस बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा, सर्किट ओपन होगा, तब यहाँ से जो करंट निकलेगी, तो तब इसका जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा, उसे कहेंगे हम लोग ईएमएफ। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल। ऑप्शन ए ही सही है, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। किसके टर्मिनल्स? सेल के टर्मिनल्स के, जब कोई करंट बैटरी से नहीं निकल रही है, मतलब सर्किट ओपन है। आप पुरानी वीडियो जो मैंने बनाई हैं, जिसमें हम लोगों ने इससे पिछले की वीडियोस करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, सारी वीडियोस आपको देखनी चाहिए। ईएमएफ हो, टर्मिनल वोल्टेज हो, इंटरनल रेजिस्टेंस हो, सब कुछ आपको फील होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हैं। टू ड्रॉ अ मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, हाउ शुड बी सेल इज ग्रुप्ड। मैक्सिमम करंट निकालने के लिए आपको सेल को जोड़ना पड़ेगा सीरीज में या पैरेलल में, है ना। कंफ्यूजन बात हो गई, सीरीज में जोड़ें कि पैरेलल में जोड़ें कि मिक्स ग्रुपिंग करें। देखिए डिपेंड करेगा, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसमें आर, और सर्किट में जो होता है कैपिटल आर, इस पे डिपेंड करेगा कि आपको सेल को कैसे जोड़ना है। अगर आप सेल से चाहते हो करंट निकले और मैक्सिमम करंट निकले, तो डिपेंड करेगा स्मॉल आर और कैपिटल आर पे। हमने पढ़ाया था, बताया था आपको कि मैक्सिमम करंट के लिए आपको सर्किट का आर और स्मॉल कैपिटल आर, ये डिपेंड करता है कि आर बड़ा है कि कैपिटल आर छोटा है। देखिए आर ये बड़ा है तो केस अलग होता है, अगर ये है तो केस अलग होता है। तो इसलिए आर और आर इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि जो सर्किट है वो किससे जुड़ा होगा, सीरीज में या पैरेलल में। करंट हमें निकालना है मैक्सिमम, तो वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा कि मेरा आर और आर के बीच में कैसा रिलेशन है, कौन छोटा कौन बड़ा। तो इट डिपेंड्स ऑन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। स्मॉल आर इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और कैपिटल आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ सेल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो आपको आर और आर पे डिपेंड करेगा कि हमें सेल को कैसे जोड़ना है। सो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। 20. A cell of internal resistance R is connected across the external resistance NR. Then the ratio of terminal voltage of the EMF of cell कितना होने वाला है? देखिए ये कह रहा है कि आप बताइए E बाई V कितना होगा। सीधी बात, वो आपसे पूछ रहा है कि E बाई V कितना होगा, बताइए। EMF अपॉन टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। ठीक है भाई, हमें पता है जो EMF होता है वो होता है I R प्लस R, ठीक है, और जो V होता है वो होता है आई आर। सिंपल बात है, आई आर और आई कट जाता है, क्या मिलता है हमें? आर प्लस आर अपॉन आर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो आर हमारा है, कहाँ गया आर आर, वो एन आर है। कैपिटल आर जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो क्या है? एन आर है। तो रख दो यहाँ पर, कितना आ जाएगा? अपॉन एन आर। आप आर कॉमन ले लो, आर कट जाएगा, एन प्लस 1 अपॉन एन। आर कट गया, कितना आ गया आंसर? सो ई अपॉन वी जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन प्लस 1 अपॉन एन। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन में आपसे ई अपॉन वी नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है वी अपॉन ई कितना होगा, तो पलट दो आप, सीधी सीधी बात है। अगर वी अपॉन ई पूछा जा रहा है तो पलट दीजिए आप एन अपॉन एन प्लस वन। तो बच्चों एग्जाम में जरूर देखना आप कि आपको ई बाई वी पूछा जा रहा है कि वी बाई ई, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन में दोनों लिखा हो। सो वेरी केयरफुली आपको पढ़ना है कि आपको एग्जाम में ई अपॉन वी पूछा जा रहा है कि वी अपॉन ई। तो अगर वी अपॉन ई पूछा जा रहा है तो आंसर होगा एन अपॉन एन प्लस वन। तो आंसर कौन सही है? सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। When potential difference is applied across a electrolyte, then Ohm's law is obeyed at zero potential, very low potential, negative potential या फिर हाई पोटेंशियल। देखिए ओम्स लॉ जो वैल्यू होता है वो होता है लो करंट के लिए। करंट जब लो रहता है तो ओम्स लॉ फॉलो होता है, और करंट जब हाई हो जाता है तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। तो अगर ओम्स लॉ फॉलो करना है तो करंट को कम करना होगा, और करंट को कम करना है इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाना होगा। तो आंसर होगा आपका हाई वोल्टेज। वोल्टेज ज़्यादा करंट कम, और करंट कम होगा तो ओम्स लॉ फॉलो होगा। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग करेक्ट फॉर वी आई का गुड कंडक्टर। आपको लग रहा है गुड कंडक्टर ये है, इसका ओमिक कंडक्टर। देखो ओमिक कंडक्टर और गुड कंडक्टर में फ़र्क होता है। ओमिक कंडक्टर जैसे देखो पढ़ाकू बच्चे और अच्छे बच्चे दो अलग अलग चीज़ें हैं। पढ़ाकू बच्चे जो होते हैं, जो बहुत पढ़ दिन भर रात भर, वो एक अलग क्वालिटी है, और अच्छे बच्चे यानी जो अच्छाई होती है वो एक अलग क्वालिटी है। दोनों मिक्स भी हो सकती है। हो सकता है कि एक अच्छा बच्चा पढ़ाकू हो, ये भी हो सकता है कि पढ़ाकू बच्चा अच्छा हो। लेकिन ये ज़रूरी भी तो नहीं है, ऐसा ज़रूरी भी तो नहीं है जो बहुत अच्छा बच्चा हो सकता हो उसका पढ़ने में मन ना लग रहा हो, तो क्या अच्छा बच्चा नहीं है? अगर आपको पढ़ने में मन लगता तो आप बुरे बच्चे हो गए, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए गुड कंडक्टर और ओमिक कंडक्टर में फ़र्क होता है। तो दिस इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, ये ओमिक कंडक्टर है। किसे कहते हैं? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर मतलब ये होता है कि जब करंट कम हो, देखो यहाँ पे करंट कम है, जो करंट कम होता है तो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं एज ए ओमिक कंडक्टर, और जब करंट बढ़ जाता है तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या होता है कि वो अपना दायरा समझते हैं कि कब मुझे किसी चीज़ को फॉलो करना है और कब फॉलो नहीं करना है। अब आप बताओ कि आप एक गुड इंसान हो, अच्छे इंसान हो, और कोई आपको बोले जा रहा है और आप चुपचाप सीधे साधे खड़े हो, क्या अच्छी बात है? भाई एक लिमिट होती है सुनने की भी, एक लिमिट होती है सहने की भी। अब पाकिस्तान हमारे पर बम बरसाया जाए और हम चुपचाप खड़े रहें, भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना। सर्जिकल स्ट्राइक है ना, एयर स्ट्राइक, जवाब तो देना पड़ेगा। कब तक चुपचाप रहेंगे? हमारी खामोशी कोई हमारी कमजोरी ना समझो भाई। तो गुड कंडक्टर वो नहीं होता जो शरीफ होता है, शराफत की भी अपनी एक सीमा होती है, समझ में आ रहा ना। सो गुड कंडक्टर ये है कि जब करंट लो हो तो ठीक है, दायरे के अंदर हम रहेंगे एज अ ओमिक कंडक्टर, हम ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। लेकिन जब करंट बढ़ा देंगे आप तो फिर हम ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। एक दायरा है सहने का, सहन शक्ति की परीक्षा मत लो पाकिस्तान, वरना हम फूंक भी देंगे ना तो आप उड़ जाओगे और फिर आप बचोगे नहीं, ठीक है। आपका अस्तित्व तो पूरा खत्म हो जाएगा वर्ल्ड के नक्शे से। तो हमारी धैर्य को हमारी कमजोरी मत समझो। हम ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, हम ओमिक कंडक्टर बन के हैं क्योंकि करंट कम है। अब करंट इतना ना बढ़ाओ कि मुझे ओम्स लॉ को फॉलो ना करना पड़े। फिर अगर हम ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाएंगे, तो हम स्ट्रेट जो हम जा रहे थे ना वो छोड़ देंगे सीधा रास्ता, और फिर हम टेढ़े उंगली से घी निकालेंगे, है ना, टेढ़ा रास्ता, तो टेढ़े उंगली से घी निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड गुड कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, ठीक है। तो गुड कंडक्टर कम करंट पर ओम्स लॉ फॉलो करते हैं और ज़्यादा करंट से ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। दिस कॉल्ड गुड कंडक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नाउ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, किरचॉफ्स लॉ है। ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। देखिए यहाँ पे करंट आ रही है, ठीक है, जंक्शन पे, और यहाँ से करंट जा रही है। तो जितना चार्ज यहाँ पर आ रहा है उतना ही चार्ज यहाँ फ्लो हो रहा है, सीधी बात है। चार्ज कहीं गया नहीं है, पता कि रेजिस्टेंस जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें जो चार्ज होता है नेट चार्ज वो जीरो होता है। तो जितना चार्ज जंक्शन पे आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो बेस्ड है। तो किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? केसीएल, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर हम लोग उसे कहते हैं
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक इसी का उल्टा आप कह सकते हो, किरचॉफ सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहाँ गई एनर्जी। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेस्ड है और किरचॉफ सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ये पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह की एनर्जी होती है और वो भी कंजर्व होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 25 पर। वाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज बेटर देन द मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज को बढ़िया मेथड क्यों माना जाता है, बेटर मेथड क्यों माना जाता है। आंसर देखो दिया जा रहा है, इट डज नॉट इन्वॉल्व ओम्स लॉ। अच्छा, दूसरा इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ, वेरी गुड। तीसरा इट हैज 4 रेजिस्टेंस ओम, अच्छा। और चौथा इट इज नल मेथड, ये नल मेथड डिवाइस है, सॉरी अरेंजमेंट है। यहाँ पर जो बीच का मैंने बताया अभी आपको, यहाँ जो बीच का आर्म होता है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तब ये रेजिस्टेंस बैलेंस होता है। और उस केस में ये आर है, पी है और ये क्यू है, आर है, ये एस है। ठीक है, ये नोन और ये नोन और ये होता है अननोन। और हम लोग यहाँ पर P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस लगा देते हैं। वो कब लगाते हैं, जब ये बैलेंस होता है। और बैलेंस होता है तो S निकाला जा सकता है। S कैसे निकले भाई, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो व्हाट अबाउट S, S कैसे आ जाएगा, तो S आ जाएगा, S करेंगे तो आ जाएगा R अपॉन P अपॉन Q, दैट इज आर क्यू बाई पी। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जो आप S निकालना चाहते हैं अननोन रेजिस्टेंस, वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। P और Q आपको पता होता है, R भी पता होता है, इसे एडजस्टेबल आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और S आप निकाल सकते हैं। तो ये कब निकालेंगे, जब ये बैलेंस होगा, मतलब नल मेथड डिवाइस, इसको बोलते हैं नल मेथड अरेंजमेंट। सो डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है कि कौन सा कंडक्टर है। मैंने आपको बताया था कि ओमिक कंडक्टर वो होता है जो ओरिजिन से पास करता है स्ट्रेट लाइन में, ये ओमिक कंडक्टर है। और यहाँ देखिए अगर ये नहीं है तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, इसका मतलब ये है नॉन ओमिक कंडक्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ये ऐसा कुछ ग्राफ नहीं है, ये पास तो हो रहा है ओरिजिन से लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए नॉन ओमिक कंडक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इन द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर विल, अभी मैंने बताया था इस क्वेश्चन को कि अगर आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ये क्वेश्चन कराया था, नॉट चेंज आएगा। ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। आगे, in meter bridge or Wheatstone bridge of measurement of resistance, the known and the unknown resistance are interchanged, the error is removed is कौन सा करेक्शन। देखिए क्या होता है कि जो मीटर ब्रिज होता है ना, मीटर ब्रिज में जो ये मीटर लगे होते हैं, मेटल, इस तरह के मीटर लगे होते हैं, आपने देखा होगा मीटर ब्रिज, मैंने पढ़ाया था आपको, जिसका मीटर ब्रिज इस तरह से। ठीक है, ये मीटर ब्रिज हमारा है। सो ठीक है, ये मीटर ब्रिज है। सो मीटर ब्रिज में इसको मिटाता हूँ मैं, मीटर ब्रिज हमारा हो गया। ठीक है, सो मीटर ब्रिज में ये जो मीटर होते हैं इनका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इनका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से जो हमारा एरर आता है, मतलब जो वैल्यू आती है वो करेक्ट नहीं आती, मतलब सही वैल्यू नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, हम इसे पलट देते हैं। तो एक बार हम R यहाँ लगा देंगे, S यहाँ लगा देंगे, यहाँ R यहाँ S, और एक बार यहाँ पे S यहाँ पे R, तो जो वैल्यू आएगी उनका मीन निकाल लेंगे, और यही मीन वैल्यू जो है करेक्ट वैल्यू होती है। तो किस वजह से होती है, इंड करेक्शन, यानी इसे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड इंड करेक्शन। द एरर सो रिमूव्ड इज इंड करेक्शन। ठीक है, कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जब आप मार्केट जाते हैं और आप तराजू तौलते हैं, तराजू में देखते हैं कोई तौल रहा है, आपको लगता है क्वांटिटी कम है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि जरूर चीटिंग कर रहा होगा, कुछ ना कुछ दूसरे वाले बाट में उसने किया होगा, जिसकी वजह से ये कुछ आ रहा है। तो आप क्या कहते हो, आप कहते भैया इसको पलट दीजिए, बाट इधर रख दीजिए और जो सामान इधर रख लीजिए, समझ में खुद ही आ जाएगा क्या सही क्या गलत। तो अगर वो कहता है कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ, सही है इसका मतलब, और नहीं वो लगता है हिचकिचाने नहीं रखता है, इसका मतलब उसके दिल में
चोर है। तो बस वही काम है कि हमें इसको इंटरचेंज करने से जो वैल्यूज़ मिलती है उसका हम लोग मीन वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू, और वही हम लोग एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं। तो आंसर होगा हमारा इंड करेक्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन, पोटेंशियोमीटर किस पे बेस्ड है? तो आंसर है जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। बताया मैंने अभी आपको, नल मेथड अरेंजमेंट, पोटेंशियोमीटर भी नल मेथड अरेंजमेंट पर ही बेस्ड है, नल मेथड डिवाइस ये भी है। सो आंसर बी इज करेक्ट। पोटेंशियोमीटर भी नल मेथड डिवाइस है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी नल मेथड डिवाइस है, और मीटर ब्रिज भी नल मेथड डिवाइस है। सारे के सारे नल मेथड डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 30। इन पोटेंशियोमीटर अ बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। पोटेंशियोमीटर में बैलेंस पॉइंट कब होता है, कब निकलता है? तीनों केस में देखिए, तीनों केस में, चाहे पोटेंशियोमीटर हो, चाहे मीटर ब्रिज हो, चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज हो, तीनों केस में बैलेंस तब होता है जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता। गैल्वेनोमीटर में जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो मानते हैं सिस्टम क्या है, बैलेंस्ड है। तो देखो क्या है ऑप्शन, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर बिटवीन द पॉजिटिव एंड बैटरी टू द जॉकी बिकम्स इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द इंटरनल सेल। देखिए, दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव टू द बैटरी और टू द जॉकी बिकम्स इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट सेल। देखिए, पोटेंशियोमीटर में हम लोग क्या मेजर करते हैं? पोटेंशियोमीटर में हम लोग मेजर करते हैं किसी बैटरी का ईएमएफ, और किसी बैटरी का ईएमएफ हम तब मेजर करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक जॉकी लेते हैं, जॉकी से उस लेंथ को टच करते हैं जहां पर हमारा जो जॉकी के साथ जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसमें डिफ्लेक्शन ना आए। फिर समझिए, एक जॉकी होता है, जॉकी में रखा होता है एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। हम जॉकी को टच करते हैं और जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आता है तो हम कहते हैं बैलेंस हो गया। ये कब नहीं आएगा? जब जो आपका लेंथ है, जो आपने लगाया, रेजिस्टेंस निकाला आपने, वो रेजिस्टेंस जो सेल का ईएमएफ है उसके बराबर हो जाए। सेल का ईएमएफ और जो आपने टच किया वायर, उस वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो जाए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो नहीं होती। कुछ समझिए ऐसा ही। देखो, ये है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल जब सेम हो जाता है तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। उसी तरह पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है, जहां पे हम जॉकी को टच करते हैं और डिफ्लेक्शन नहीं आता है, उस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस जिस सेल को हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके पोटेंशियल डिफरेंस से इक्वल हो जाएगा। तो आपका पोटेंशियोमीटर का जो जॉकी है उसके गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। फिर समझ लीजिए, पोटेंशियोमीटर में जॉकी जो लगा होता है उसको हम टच करते हैं और जिस जगह पर ये जॉकी में जो लगा है गैल्वेनोमीटर उसमें डिफ्लेक्शन ना आए तो समझ लीजिए इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। वो तभी हो सकता है जब इन दोनों सिरे का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए। मतलब कि जो वायर जहां आप टच किया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस और जो सेल आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों का सेम हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो देखिए, द पीडी ऑफ द वायर बिटवीन द पॉजिटिव एंड द बैटरी, ठीक है, टू जॉकी बिकम्स इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेल, जिसकी बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। फॉर मेजरिंग वोल्टेज ऑफ एनी सर्किट पोटेंशियोमीटर इज प्रीफर टू वोल्टमीटर बिकॉज, किसी भी सर्किट को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर बेटर क्यों होता है वोल्टमीटर से? पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर। व्हाई? देखो, वोल्टमीटर क्या होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है करंट को अपने खुद को ऑपरेट करने के लिए। देखो, वोल्टमीटर भी एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है। अगर उसे स्टार्ट होना है, उसे वर्क करना है तो उसे कुछ एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से लेगा भाई? जो एनर्जी आप जिसमें लगाएंगे, आप जिस सर्किट में आप लगाएंगे उसको मेजर करने के लिए, कुछ एनर्जी वो खुद खा लेगा। इसका मतलब एक्यूरेट वो मेजर नहीं कर पाएगा। वोल्टमीटर एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कुछ एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। और पोटेंशियोमीटर को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो नल मेथड डिवाइस है। इसलिए पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर, क्योंकि वोल्टमीटर एनर्जी कंज्यूम करता है जबकि पोटेंशियोमीटर एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, बिकॉज पोटेंशियोमीटर इज अ नल मेथड डिवाइस। समझ आ रहा है आपको? थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन करना है हम लोगों को तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपने पिछले सारे वीडियोस देखे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने सही से पढ़ा है हमारे यहाँ,
तो फिर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे सर और फास्ट पढ़ाइए, थोड़ा और आगे चलिए, समझ में सब आ रहा है हम लोग को। ठीक है, सो क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर की कंपेयर करें तो पोटेंशियोमीटर इज बेटर डिवाइस फॉर वोल्ट मीटर, बिकॉज पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है, और पोटेंशियोमीटर इज अ नल मेथड डिवाइस। तो आंसर देखते हैं क्या लिखता है। कह रहा है द पोटेंशियोमीटर ऑलमोस्ट ड्रॉ नो करंट। देखिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। पोटेंशियोमीटर जो होता है वो ऑलमोस्ट ड्रॉ नो करंट, कम से कम करंट को वो मेजर करता लेता है, नो करंट, ऑलमोस्ट नो करंट ड्यूरिंग मेजरमेंट, इसीलिए ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर अ बैलेंस पॉइंट देयर इज नो करंट इन द मेन सर्किट गैल्वेनोमीटर सर्किट। बताइए आप कब बैलेंस पॉइंट आता है, किस सर्किट में करंट फ्लो ना हो तो पोटेंशियोमीटर को बैलेंस माना जाता है। सीधी बात है, जॉकी वाला सर्किट जो होता है यानी कि गैल्वेनोमीटर वाला, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगता है, उसमें अगर करंट ना जाए तो पोटेंशियोमीटर बैलेंस है, सर्किट बैलेंस है। तो सीधी बात है कि इन द एक्सपेरिमेंट पोटेंशियोमीटर एट अ बैलेंस पॉइंट देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर सर्किट। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, तब सर्किट होता है बैलेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहले ये समझ लीजिए आप, जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी ये डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो सेंसिटिविटी डिपेंड करती है पोटेंशियल ग्रेडियंट में उल्टा। मतलब कि अगर K घट जाएगा तो सीधी बात है कि सेंसिटिविटी जो हमारी है, जो हमारी सेंसिटिविटी ये बढ़ जाएगी। K को घटाना है, सिंपल बात। हमको इसको ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना K पर। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू V/L। मतलब इसे कांस्टेंट करके अगर इसे हम बढ़ा दें तो ये कम हो जाएगा, और अगर ये कम हो गया तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिंपल बात है कि लेंथ को आप घटा दीजिए, लेंथ को आप बढ़ा दीजिए, लेंथ बढ़ जाएगा, इसका मतलब K क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर K घट गया इसका मतलब हो गया कि सेंसिटिविटी जो हमारी है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन क्या दिया है? इंक्रीज इन लेंथ कहाँ दिया? इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप 2 काम करिए। पहला काम तो आप पहले के सारे वीडियोस देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप तुक्का नहीं मार सकते, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको लगाने में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा, अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं और फिर भी आपको इसमें से किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ मुझे सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसका आंसर डेफिनेटली आपको दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही।